वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है व्हाई इज़ अहमदाबाद एयरपोर्ट स्पेंडिंग सो मच। स्टार्ट करते हैं कि गुजरात का सबसे बिजिएस्ट और इंडिया का 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स 1 इससे करोड़ गुजरते हैं इस 987 एकड़ में फैले एयरपोर्ट से। ये गुजरात की ट्विन सिटीज अहमदाबाद और गांधीनगर को सर्व करता है, जो स्टेट की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हैं, और अब नई बन रही गिफ्ट सिटी के लिए भी ये बेस्ट लोकेशन पर स्थित है। इसका नाम देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर रखा गया है। देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट में से एक बन गया है, जहां साल में 15% से ज्यादा पैसेंजर्स में इजाफा देखने को मिला है पिछले साल से। इसमें नया टर्मिनल T2 बना है कुछ साल पहले, और फ्यूचर में कई अमेजिंग अपग्रेड्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो इंडियन एविएशन की बढ़ती ग्रोथ को केटर कर पाएंगे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। इनके बारे में बात करेंगे हम आगे, मगर इस एयरपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें 1932 में जाना पड़ेगा। इसी साल देश की पहली कार्गो फ्लाइट कराची से बॉम्बे पहुंची, जो मेल्स कैरी कर रही थी। JRD टाटा, जिन्होंने बाद में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, वो इस कार्गो को अपने हैविलैंड पुश मॉथ प्लेन में ले जा रहे थे। पहले उन्होंने कराची से टेक ऑफ किया, जो तब ब्रिटिश इंडिया में आता था। आगे अहमदाबाद में लैंड करके रिफ्यूल किया, फिर बॉम्बे के लिए उड़ान भरने से पहले ब्रिटिश बुमरा ऑयल कंपनी बुलेट कार्ट से इसका फ्यूल लेकर आए और प्लेन में भरा। उस समय प्लेन्स की रेंज भी लिमिटेड होती थी, जिससे उनको अनेक स्टॉप्स लेने पड़ते थे रिफ्यूलिंग के लिए। डायरेक्टली कराची से बॉम्बे तक एक बार में नहीं उड़ सकते थे। तो इसी तरीके से अहमदाबाद में एविएशन की शुरुआत हो पाई, दोनों मेजर सिटीज के बीच सूटेबल लोकेशन पर स्थित होने की वजह से, जिससे कई फ्लाइट्स इधर रिफ्यूलिंग के लिए रुकती, जिनकी डेस्टिनेशंस कहीं और होती। फॉर्मली तो अहमदाबाद एयरपोर्ट को 5 साल बाद ही 1937 में एस्टैब्लिश किया गया, जहां स्टॉपओवर्स के साथ धीरे धीरे इधर से फ्लाइट्स चलना और खत्म होना भी शुरू हुई, ज्यादातर डोमेस्टिक रूट्स पर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो काफी देर बाद आई थी इधर 1991 में। पहले इधर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलती थी, जैसे मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट्स में थी, जहां फ्लाइंग क्लब्स वगैरह भी बनने लगे थे अमीर फ्लाइट एंथुसियास्ट के लिए। लेकिन 1960s में जब बॉम्बे स्टेट का डिवीजन हुआ और पहले अहमदाबाद फिर बाद में गांधीनगर एस्टैब्लिश हुए, तब इसका महत्व और बढ़ गया और फ्लाइट्स की ऑपरेशंस भी बढ़ गए। देश भर से ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आना जाना लगा रहता था इधर से। स्लोली ट्रैफिक भी बढ़ना शुरू हुआ, जिससे इसमें कई अपग्रेड्स भी देखने को मिले, कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए दोनों पैसेंजर्स और कार्गो मूवमेंट में। सबसे रिसेंट 2010 में इसका नया टर्मिनल T2 खुला, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इस टर्मिनल को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। एयर इंडिया ने यहाँ से यूके तक की फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू किया, अपने बोइंग 747 प्लेन से, और बाद में जर्मनी तक भी। 2015 में गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना शुरू किया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अदानी ग्रुप को। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स इसे ओन नहीं करती, सिर्फ ऑपरेट करने के राइट्स मिले हैं अगले 50 सालों के लिए। अपने लगातार इंप्रूवमेंट्स के चलते 2017 में इसे एशिया पैसिफिक का सबसे इंप्रूव्ड एयरपोर्ट चुना एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने, और 2 साल बाद एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में भी अवार्ड्स मिले। कई नई डेस्टिनेशंस भी ऐड की गई इसी दौरान, जैसे एयर अरेबिया ने अबू धाबी तक, कतार एयरवेज ने दोहा तक, सिंगापुर एयरलाइंस ने सिंगापुर तक और थाई एयर ने बैंकॉक तक। 2024 में इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ 17% से बढ़ गई हैं और टोटल पैसेंजर ट्रैफिक 15% से। जहाँ पिछले साल 1 करोड़ पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया था, वहीं इस साल 1 करोड़ 17 लाख पैसेंजर्स ने किया। ये एयरपोर्ट 987 एकड़ में फैला है, 4 टर्मिनल्स और एक रनवे के साथ। 4 टर्मिनल्स हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, एक एडिशनल टर्मिनल सेकेंडरी ट्रैफिक के लिए और एक कार्गो टर्मिनल। दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल्स में 4 एयर ब्रिजेस मौजूद हैं, जिनसे पैसेंजर्स डायरेक्टली टर्मिनल से प्लेन में जा सकते हैं, बसेस नहीं लेनी पड़ती उनके लिए। रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स लैंड कर सकते हैं आसानी से। प्लेन्स को पार्क करने के लिए 45 पार्किंग बेस भी मौजूद हैं इधर, जो एम्पल स्पेस है इस साइज के एयरपोर्ट के लिए। बढ़ते ऑपरेशंस के चलते एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इधर नया ATC टावर बनाने का भी डिसाइड किया है, जो 65 मीटर ऊंचा होगा। इधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए ATC ट्रेनिंग और सिमुलेशन सेंटर्स भी बनाया गया है। यहाँ ऑफिसर्स को सिमुलेशन के जरिए रेगुलर और इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये देश के बिजिएस्ट फ्लाइट रूट में पड़ता है, दिल्ली मुंबई रूट में। कई बार इमरजेंसी केसेस में दिल्ली मुंबई फ्लाइट्स अहमदाबाद में लैंड कर सकती हैं। ऐसा एटलीस्ट 2 बार हो चुका है इसी साल में। 2 मेन पैसेंजर टर्मिनल्स की बात करें तो वो है T1 और T2। T1 है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और T2 है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इन दोनों को एक आधे किलोमीटर
मीटर लंबी अंडरग्राउंड मूविंग वॉकवे से भी कनेक्ट किया गया है। 44,500 स्क्वायर मीटर में फैले T1 में 23 चेक इन काउंटर्स हैं और 3 गेट्स, और 41,000 स्क्वायर मीटर में फैले T2 में 30 चेक इन काउंटर्स हैं और 4 गेट्स भी। T2 को 316 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जो एक बार में 1,600 पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स और लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब मौजूद हैं। एप्रन 52,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जहाँ 9 जेट एयरक्राफ्ट और 4 प्रोपेलर एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं आसानी से। इसकी छत पर 700 किलोवाट पीक सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जिसे एक्सपैंड करके T1 पर करने का भी प्लान है। कंप्लीट हो जाने पर इसकी टोटल कैपेसिटी 1400 किलोवाट पीक हो जाएगी, जो सालाना 14 लाख रुपए का खर्चा बचाएगा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से। एयरपोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स में से 7% इसी से कवर हो पाएगा, जो इनके ग्रीन फ्यूचर के प्रॉमिस का अच्छा उदाहरण है। कार्गो टर्मिनल ने पिछले साल 1,06,000 टन कार्गो हैंडल किया था, जिनमें से ज्यादातर डोमेस्टिक सोर्सेज से आया था। इधर दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स आती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, दुबई, दोहा, इस्तांबुल और अडिस अबाबा से। इसको हैंडल करने का काम एयर इंडिया और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करते हैं साथ में मिलकर। इस एयरपोर्ट से पैसेंजर्स 39 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। मेन डेस्टिनेशन में आते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, नागपुर, चेन्नई और पुणे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 14 डेस्टिनेशन तक जाती हैं, जैसे कुआलालंपुर, सिंगापुर, बैंकॉक, लंदन वगैरह। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए भी अहमदाबाद मेट्रो को एक्सपैंड किया जा रहा है। अभी रिसेंटली इसका एक 400 करोड़ रुपए का फेज 2 खुला है, जिसमें मेट्रो एयरपोर्ट के थोड़ा और करीब आई है, लेकिन पूरा पास में नहीं। नेक्स्ट फेजेस में एक लाइन T2 को डायरेक्टली भी कनेक्ट करेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का टर्मिनस भी पास के साबरमती जंक्शन पर बनेगा, जो एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट दूर पड़ता है। ये एक ऑल्टरनेट रूट भी बन जाएगा एयरपोर्ट से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, जो अहमदाबाद से 100-200 किलोमीटर दूर रहते हैं। एयरपोर्ट में जिस तरीके से पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, तो वो जल्द ही अपनी कैपेसिटी रीच कर जाएगा। इसीलिए एक और नया टर्मिनल अभी से प्लान किया जा रहा है, जो T1 के पास बनेगा। इसके लिए वो जगह बनाएंगे अभी मौजूदा कार्गो टर्मिनल को T2 के पास शिफ्ट करके। T3 के बनने के बाद उम्मीद है कि यहाँ सालाना 1.6 से 1.8 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाएंगे। 183 करोड़ रुपए का एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी बनाया जाएगा, 65 मीटर ऊंचा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्सपेंशन करना फ्यूचर में नामुमकिन दिखता है, क्योंकि नया रनवे बनाने की जगह नहीं है आसपास। एयरपोर्ट के आसपास हजारों लोग रहने लग गए हैं, जिनको हटाकर एयरपोर्ट को बड़ा करना संभव नहीं है। इसलिए एक नया ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, 2 रनवेज वाला, जो गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा बनने के बाद। ये अहमदाबाद सिटी से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जिसे एक नई बन रही ढोलेरा स्मार्ट सिटी को केटर करने के लिए बनाया जा रहा है, जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जहाँ दुनिया भर के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स आएंगे। ये अहमदाबाद के सेकेंडरी एयरपोर्ट की तरह भी काम करेगा और आसपास के उन एरियाज को सर्व करेगा जहाँ एयरपोर्ट नहीं है। 1426 हेक्टेयर में फैला होगा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पार्ट है। इसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 51% स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का 33% और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 16%। 4.5 किलोमीटर लंबे 2 रनवेज बनाए जाएंगे इसमें, कैटेगरी 4 एयरक्राफ्ट के लिए। पास में से नया बन रहा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे भी इससे कनेक्ट होगा इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फेज 1 की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 1,300 करोड़ रुपए, जिसमें से एक नई इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। अहमदाबाद एयरपोर्ट में जब तक नया टर्मिनल तैयार होता है, तब तक 7 नए पार्किंग स्टैंड बनाए जा चुके हैं पिछले 2 सालों में एप्रन 2 में, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज होता है। अभी इतना ही नहीं, बल्कि T2 के कुछ एरिया को भी डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल करने की बात चल रही है, क्योंकि T1 में डोमेस्टिक पैसेंजर्स ओवरफ्लो करने लगे हैं और जगह बहुत कम है उधर। ये जो नए बेस हैं, उनको 37 से 43 नंबर दिया गया है कोड C टाइप एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें बोइंग 737 और एयरबस A320 भी शामिल हैं। ये बेस पावर इन पुशबैक टाइप के हैं, यानी बिना एरो ब्रिजेस के। इन इमेजेस की मदद से हम देख सकते हैं कि पहले ये जगह खाली पड़ी होती थी और बाद में जब इधर बेस बन गए तो इसमें एक स्पाइसजेट का बोइंग 737 मैक्स खड़ा है। ये तो बना दिया, लेकिन रियल प्रॉब्लम इस एयरपोर्ट की है रनवे। अभी सिर्फ एक ही रनवे है इधर, जैसे देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स में है, लेकिन इसके पैरेलल में टैक्सीवे पूरी लेंथ का नहीं है, आधे रनवे पर ही खत्म हो जाता है जगह ना होने की वजह से। इससे अगर कोई प्लेन रनवे 05 की डायरेक्शन में लैंड करता है तो उसे रनवे एग्जिट करने के लिए पूरा एंड से घूमकर वापस आना पड़ता है टैक्सीवे की तरफ। सेम अगर एक प्लेन दूसरी तरफ से टेक ऑफ कर रहा है तो उसे भी वहां से एंड से घूमकर टेक ऑफ करना पड़ता है। मतलब इस पूरे टाइम तक इस पर ना कोई और फ्लाइट लैंड कर सकती है ना टेक ऑफ, जो इस रनवे की एयरक्राफ्ट कैपेसिटी को काफी कम कर देता है। बिना पूरे टैक्सीवे से इसकी कैपेसिटी बढ़ाना हमेशा एक चैलेंज रहेगा। इसके बावजूद भी ये 7
5वां बिगेस्ट एयरपोर्ट है देश में जहां सारी एयरलाइंस 5वां ऑपरेट करती हैं। सिंस इसे एक्सपैंड करना नामुमकिन है, इसलिए ढोलेरा एयरपोर्ट इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होगा। अहमदाबाद के अलावा कुछ और एयरपोर्ट्स हैं गुजरात में, जैसे वडोदरा कस्टम्स एयरपोर्ट या IAF बेस, जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। वडोदरा में कस्टम्स एयरपोर्ट होने से ये मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट को हैंडल करता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ रेयरली आती हैं। ये गुजरात का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, सालाना 12 लाख पैसेंजर्स के साथ। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से 290 किलोमीटर दूर पड़ता है और स्टेट का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट भी है। ये 13 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करता है साल में। इसके अलावा राजकोट, भुज, राजपीपला और ढोलेरा एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ये हैंडल करते हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता वगैरह जाने के लिए। गुजरात में एक से ज्यादा रनवेज वाला सिर्फ एक ही और एयरपोर्ट है, जामनगर एयरपोर्ट। ये एक IAF बेस है जिसको एक सिविल एनक्लेव में बदल दिया गया है, यानी इसका कुछ एरिया सिविल ऑपरेशंस के लिए दे दिया गया है। इसमें सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, लेकिन इसका टर्मिनल थोड़ा छोटा है, इसलिए ज्यादा फ्लाइट्स नहीं रुक सकती एक बार में। इसमें रनवे 2 हैं और ज्यादा कैपेसिटी है फ्लाइट मूवमेंट की। फिर भी अहमदाबाद एयरपोर्ट वैसे तो 7th नंबर पर आता है देश में पैसेंजर मूवमेंट के लिए, लेकिन इससे ऊपर सारे एयरपोर्ट्स में कम से कम 2 रनवेज हैं, जहां अहमदाबाद में सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये देश का बिगेस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट भी बन गया। दुनिया की सबसे बड़े एयरप्लेन एयरबस A380 को हैंडल करने की कैपेसिटी अभी इसमें नहीं है, रनवे थोड़ा छोटा होने की वजह से। इसके अलावा इधर फॉगी कंडीशंस में लैंड करने के लिए ILS सिस्टम भी नहीं है और फ्यूचर में लगाने का ऐसा कोई प्लान भी नहीं बनाया गया। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था 19 अक्टूबर 1988 को, जिसमें मुंबई अहमदाबाद इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 फॉगी कंडीशंस के चलते लैंडिंग के टाइम एक पेड़ और हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी पाइलन से टकराकर क्रैश हो गई। सभी 6 क्रू मेंबर्स और 130 पैसेंजर्स को जान गंवानी पड़ी इस एक्सीडेंट में। वैसे तो मॉडर्न एयरपोर्ट्स में ILS सिस्टम लगाना जरूरी होता है ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स या नियर मिसेस ना हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रोविजन अहमदाबाद एयरपोर्ट में नहीं दिया गया। एक और चीज जो एयरपोर्ट्स को और एफिशिएंट बनाती है वो है उसके टर्मिनल डिजाइन। 6 मेन टाइप के टर्मिनल लेआउट्स होते हैं, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं। सबसे पुराना और सिंपलेस्ट है ओपन एप्रन डिजाइन। इसमें एयरक्राफ्ट पार्क होता है एप्रन में, जो टर्मिनल के बिल्कुल पास बना होता है और पैसेंजर्स वॉक करके जा सकते हैं टर्मिनल से, बस की जरूरत नहीं पड़ती। ये ज्यादा छोटे एयरपोर्ट्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट का साइज बड़ा होता है, ज्यादा पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर दूर तक नहीं चल सकते, तो उनके लिए कुछ और तरीका ढूंढना था। इसका एक एग्जांपल है नागपुर एयरपोर्ट। बड़े एयरपोर्ट्स जैसे म्यूनिक या पेरिस के केस में टर्मिनल्स को लीनियर लेआउट में बनाना पड़ता है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग्स को लंबाई में बनाकर प्लेन्स को गेट के सामने खड़ा कर सकते हैं। मॉडर्न एयरपोर्ट्स में लोग एरो ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं बोर्ड और डीबोर्ड करने के लिए। एरो ब्रिजेस के बारे में आगे हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। इसको भी ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, क्योंकि एक एवरेज पर्सन आधा माइल या 800 मीटर से ज्यादा नहीं चल सकता एक बारी में, तो इसलिए टर्मिनल बिल्डिंग को इससे छोटा ही रखना पड़ता है। जैसे कोची एयरपोर्ट एक लीनियर डिजाइन है। 1960s में ट्रांसपोर्टर डिजाइन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसमें प्लेन्स को ज्यादा देर एप्रन पर रहने और पैसेंजर्स को ज्यादा उतरने चढ़ने को कम करने के लिए बनाया गया था। इसमें स्पेशली बनाई व्हीकल्स इस्तेमाल की जाने लगी पैसेंजर्स को टर्मिनल से प्लेन तक ले जाने के लिए, जिसमें उन्हें उतरना ना पड़ता बार बार। इन व्हीकल्स की हाइट ऊपर नीचे की जा सकती थी टर्मिनल गेट और प्लेन गेट के लेवल तक, जिससे लोग प्लेन को बोर्ड और डीबोर्ड कर सकते थे, उसके सेम लेवल पर आकर नीचे एप्रन पर नहीं उतरना पड़ता। ये एक एलिवेटेड बस जैसी व्हीकल थी, जिन्हें मोबाइल लाउंजेस कहा जाने लगा। इनको USA के वॉशिंगटन DC एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इससे पैसेंजर लोडिंग और अनलोडिंग टाइम्स दोनों ही बढ़ गए और इन व्हीकल से प्लेन में डैमेज होने का खतरा भी बढ़ गया, इसलिए इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता आज। पियर डिजाइन की बात करें तो वो एक पतली लंबी टर्मिनल बिल्डिंग बनाकर दोनों तरफ प्लेन्स को पार्क किया जाता है। इससे ज्यादा प्लेन्स हैंडल कर सकता है वो एयरपोर्ट। ज्यादातर एयरपोर्ट्स में यही डिजाइन इस्तेमाल होता है आजकल। इसका कॉन्सेप्ट 1950s में डेवलप हुआ था, जिसके बेनिफिट्स देखते हुए इसे दुनिया भर में अपनाया जाने लगा, जैसे दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स। अगर एयरक्राफ्ट नंबर और बढ़ जाता है तो पियर डिजाइन में भी काफी लंबा चलना पड़ता है पैसेंजर्स को, इसलिए सैटेलाइट लेआउट की शुरुआत हुई। इसमें एक मेन टर्मिनल बिल्डिंग से अलग राउंड या स्टार शेप बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिसके आसपास प्लेन्स खड़े हो सकते हैं और पैसेंजर्स को यहाँ तक ज्यादातर ऑटोमेटेड पीपल मूवर या ट्रेन की मदद से पहुंचाया जाता है। पहला एयरपोर्ट जिसने सैटेलाइट टर्मिनल इस्तेमाल किया वो था लंदन का गैटविक
एयरपोर्ट, जिसमें अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन टनल की मदद से सैटेलाइट बिल्डिंग्स को जबरदस्त। टर्मिनल के साथ जोड़ा गया था। यूएसए का ऑरलैंडो एयरपोर्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है आज। और आखिरी टाइप है रिमोट पियर डिजाइन। इसकी शुरुआत यूएसए के एटलांटा एयरपोर्ट से हुई थी 1980s में, जो एक तरह से सैटेलाइट और पियर डिजाइन का मिक्सचर होता है। इसमें एक मेन टर्मिनल के अलावा सैटेलाइट बिल्डिंग्स होती हैं पियर लेआउट में, जिन्हें ऑटोमेटिक पीपल मूवर से कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से। इसमें काफी सारे एयरपोर्ट्स पार्क हो सकते हैं एक साथ और ज्यादा चलना भी नहीं पड़ता पैसेंजर्स को। एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड पीपल मूवर सबको सिस्टम अलग से अलग ये देखो, डिजाइन हाँ। सबसे एफिशिएंट ये देखो। टर्मिनल्स में से स्पेस एक दिया बन हुआ, जाता room है दिया हुआ पूरी समझो। लिस्ट में। यूएसए के अटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें 7 कॉन्कोर्सेस टी, ए, बी, सी, डी और एफ में 192 गेट्स हैं और इनके बीच पीपल मूवर चलती है सबको कनेक्ट करते हुए। इन सब 192 गेट्स में एरो ब्रिजेस मौजूद हैं, जिससे लोग आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं प्लेन से। एरो ब्रिजेस, जिन्हें जेट ब्रिजेस भी कहते हैं, अपने आप में एक ऐसी इनोवेशन है जिसने एयर ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अभी रिसेंटली ही इन्हें इंडियन एयरपोर्ट्स पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। इनके आने से पैसेंजर बोर्डिंग और डीबोर्डिंग में इतनी तेजी हो गई है कि एयरपोर्ट आसानी से हो रहा ऑपरेशन है। बहुत एफिशिएंट हो गए हैं, जिनसे प्लेन्स का फास्टर टर्न अराउंड भी देखने को मिलता है। इसमें एक एनक्लोज ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है मूवेबल कनेक्टर के साथ, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल गेट को एयरप्लेन तक जोड़ता है। एरो ब्रिजेस का एक ऑपरेटर एक प्लेन के पार्क होने के बाद उसे मूव करके अच्छा। उसके गेट तक ले जा सकता है। इसमें से move पैसेंजर्स कर प्लेन सकते से हो? डायरेक्टली टर्मिनल तक जा सकते हैं बिना बाहर निकले। इसको इन्वेंट करने का ये श्रेय देखो। एक अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रैंक डर यून को दिया जाता है। ऐसे ही सिमिलर डिवाइसेस को एस्ट्रोनॉट्स भी इस्तेमाल करते हैं अच्छा। स्पेसक्राफ्ट में एंटर करने के लिए। इनके आने से पहले पैसेंजर्स एप्रन पर ये चलकर एयरक्राफ्ट पर चढ़ते थे सीढ़ियों की मदद से, जो आज भी होता है स्पेशली हमारे लो क्या कॉस्ट होता है कैरियर्स कराची में एयरपोर्ट? काफी हद पता तक। नहीं, यूएसए मैंने कभी की travel ही यूनाइटेड नहीं किया। एयरलाइंस ने एरो ब्रिजेस का अर्ली प्रोटोटाइप पहली बार 1954 में ट्राई किया था। आज के मॉडर्न एरो ब्रिजेस एक एंड से टर्मिनल बिल्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, जो लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे और आगे पीछे जा सकता है, अलग अलग साइजेस के एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट करने के लिए। एयरक्राफ्ट के साथ जुड़कर ये एक वेदर प्रूफ सील बना देता है, जिससे अगर बाहर ठंड है तो अंदर लोगों को ठंड नहीं लगती और अगर बारिश है तो लोग सूखे रह सकते हैं। कुछ एयरपोर्ट्स में बड़े एयरक्राफ्ट के लिए 2 या 3 ब्रिजेस भी यूज होते यानी हैं ज्यादा लोग- मल्टीपल एंट्रेंसेस के लिए। कुछ एयरलाइंस बोइंग 747 और 777 एक ब्रिज फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल अच्छा। करती हैं और दूसरा ब्रिज इकोनॉमिक क्लास के लिए। एयरबस A380 में ये उसके देखो। दोनों डेक्स पर डोर्स हैं, तो उसमें दोनों में ब्रिजेस लगाए जा सकते हैं तेजी ताकि से। प्लेन में फास्टर लोडिंग और अनलोडिंग हो सके। फास्टर लोडिंग का एक और फायदा है कि प्लेन कम टाइम खड़ा रहता है एयरपोर्ट में, जिससे एयरपोर्ट चार्जेस भी कम होते हैं उनके पास और पैसेंजर मूवमेंट बढ़ता है एक एयरपोर्ट के लिए। इसकी ये दिक्कत है कि एयरपोर्ट्स को अब इतना बड़ा बनाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेन्स को वो गेट पर खड़ा कर सकें, जिससे पैसेंजर्स को चलना भी काफी पड़ता है अपने गेट्स के लिए। एयरपोर्ट्स को ऐसे पियर डिजाइन में बनाकर वो ज्यादा प्लेन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं एरो ब्रिजेस के साथ। ये ब्रिजेस जो जगह लेते हैं उससे एयरक्राफ्ट पार्किंग स्पॉट्स में थोड़ी कमी तो देखने को मिलती है और उन प्लेन्स को ज्यादा फीस भी देनी पड़ती है उसे यूज करने के लिए। इसीलिए जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट वगैरह, वो पार्किंग बेस में ही अपने प्लेन्स पार्क करके बसेस से पैसेंजर्स को लाते ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। कुछ केसेस में एरो ब्रिजेस की वजह से डैमेज भी हुए हैं, स्पेशली बुरे वेदर में, कहाँ जो रख कि एक बार में ही करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा देता है प्लेन्स को। हैदराबाद एयरपोर्ट जो पियर लेआउट में बना है, देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट्स में से एक बन गया है। उसके बारे में जानने के लिए वीडियो हमने कार्ड देख पर ली ना? क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सी जनाब, ये था अब प्लेन में बैठे होंगे, क्लासरूम में बैठे, डिसिप्लिन चाहिए। खैर बहरहाल ये था अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद। अच्छा, ब- काफ़ी मतलब मेहनत से वीडियो बनाई गई, एक एक डिटेल, एक एक इन्फॉर्मेशन, पहले कब स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट या अहमदाबाद की तरक्की में मुंबई और दिल्ली। दिल्ली भी और कराची, इन 2 शहरों का, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ? कराची टू मुंबई। अहमदाबाद में वो रुकता था फ्यूल। हाँ, फ्यूल भरते थे तो फ्यूल के लिए मुझे नंदन गडकरी मतलब ये है कि अहमदाबाद और कराची और मुंबई मम्मा पापा थे और अहमदाबाद बेटा था उनका, तो उसको बड़ा करने में इन दोनों ने साथ दिया। देखिए इत्तेफाक होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह बिजनेस है, दूसरी जगह भी बिजनेस है। कराची भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ों के दौर से एक शहर है। अच्छा, कराची एयरपोर्ट एक बहुत बिजी एयरपोर्ट होता था, दुबई कहते हैं इसके मुकाबले में कुछ नहीं होता, एक अलग बहस छिड़ जाएगी। तो कराची और मुंबई फ्लाइटें चलती थी, तो उसके बाद अहमदाबाद दरमियान में पड़ा, तो आहिस्ता 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 उसकी ज़रूरत बढ़ती गई, फिर लोकल फ्लाइटें शुरू हुई। आज इसके बारे में बड़ी नॉलेज मिली, जो प्लेन से जो
क्या कहते हैं, चढ़ते हैं या उतरते जो ब्रिज बनता है, अक्सर मैं सोचता था, मैं मुझे ऐसा लगता था कि ये फिट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये बने क्योंकि इस तरह लगता है कि ये तो दरख्त एक तरह से लेकिन ये मूवेबल है, यानी कि जब ये प्लेन लैंड होता है टेक ऑफ होता है तो ये हट जाते हैं, लैंड होता है तो ये आ जाते हैं, मतलब ये भी है। इतनी नॉलेज मुझे खुद को नहीं है क्योंकि मैंने तो आज तक जहाज में क्या ट्रेन में जैसे किसी में सफ़र नहीं करा, सिर्फ बसों में गाड़ियों में। इतना सिस्टम मुझे मतलब मैं सोचता था कि कितना कॉम्प्लिकेट होता है, बंदा कहाँ जाए कैसे जाए, तो हर जगह लोग खड़े होते होंगे मेरे ख्याल में। अब आप यहाँ से जाए, यहाँ बोर्डिंग होगी, यहाँ पे चेकिंग होगी, अब यहाँ से प्लेन में बैठेंगे लोग, तो मतलब वहाँ से निकल के फिर प्लेन में, फिर प्लेन से निकल के वैसे। अच्छा, एक दौर में पूरी पूरी बस को ही फिक्स कर दिया जाता लेकिन डैमेज का खतरा था, वो कामयाब नहीं हुआ। अच्छा देखिए, तस्वुर किया जाए कि यार एक बस से उसके अंदर लोग जाएंगे और वही बस के अंदर से डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाएंगे, प्लेन के अंदर ही लोग चले जाएंगे, तो ऐसा इनोवेटिव आइडिया के तौर पे अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हुआ, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सुनने में, तस्वुर में करने में, हाँ, अच्छी लगती हैं कुछ और करता है। हाँ, और सस्ती लगती हैं और आसान लगती हैं। हमें जब पता चलता है कि प्रैक्टिकल होता है तो यार नहीं यार, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए ऐसे। लेकिन आजकल ज्यादातर सिस्टम नॉर्मल वाला यूज हो रहा है। अच्छा, दुलेरा 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 में एयरपोर्ट बन रहा है और गिफ्ट सिटी उससे भी नियरेस्ट होगा। मतलब जो ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, इसको दुलेरा में कितना 20 किलोमीटर यानी असल में यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि आसपास आबादी बहुत हो गई तो बढ़ाया नहीं जा सकता। सही हो। वो कहाँ, जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट की तरफ भी रहने का एक अपना ही मजा है। जहाज लैंड होते हुए देखो, टेको को और आपको मजा कहाँ से है, हर वक्त जू जू ओके, नींदे वींदे हराम हो जाए। जो एयरपोर्ट के करीब रहते हैं वो कहते हैं उनको आदत भी हो जाती है कि अरे स्टेशन या पटरी के करीब रहते हैं, वो कहते हैं खच 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 आवाजें आती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ वो नहीं, जो एयरपोर्ट के साइड जो एक वो होते हैं ना, सोसाइटी होती है, वो बहुत अच्छी डेवलप बनी हुई होती है ना, तो वहां पर रहने का अपना ही मजा है। वो असल में इस वजह से होती है कि जो सोसाइटी एयरपोर्ट के करीब होती है वहाँ पर ज़्यादातर सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं या एविएशन वाले लोग होते हैं, उनको ही प्लाटिंग की जाती है, उनको ही दिया जाता है। यानी जो लोग वहाँ पे एक एयरपोर्ट संभालने के लिए हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती है, सफाई वाले से लेके पायलट तक, फिर उनको वहीं पे आसपास घर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनका ही अपने इलाके होते हैं, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं या बहुत सारे इलाके होते हैं लोग, तो उस वजह से उस सोसाइटी को थोड़ा बेहतर बनाया जाता है मेरे ख्याल में। लेकिन जरूरी नहीं और है। जहाज़ गिरने का भी खतरा होता है एयरपोर्ट के करीब, ये भी चीज़ें कराची में ऐसा हादसा हो। हाँ, मैंने ये मेरे दिमाग में भी आई थी ये बात कि एयरपोर्ट के करीब रहने में अच्छा तो लगता है कि यार आप टेक ऑफ लैंड होते हुए देखो, लेकिन वो क्रैश भी होता है। आवाज़ें बहुत आती हैं। जिनके कोई बात नहीं ना, एक दो मरतबा मतलब एक दो दिन तो कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना। तो वो तो रोज़ ही उतरेंगी, उसके बाद आप बंद कर दो बटन करके, अब जहाज़ नहीं उतरेगा। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है इस तरह के काम हो में। एक दो दिन तो देखेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे। भाई आप फ्लाइट इतने से इतने बजे तक नहीं उतार सकते। हाँ, एक बात वाक़ई याद आया, एक शख्स ने बाकायदा क्लेम कर दी। अमेरिका में, यूरोप में वहाँ तो कानून बहुत सख्त है ना। एक आम नागरिक ने क्लेम करके लाखों रुपए जुर्माना लिया कैसे? इससे एयरपोर्ट वालों से कैसे? कि मुझे आवाज़ आ। अरे आपकी सोच है, क्या मतलब है? तो जाहिर सी बात है, आवाज तो आएगी ना। तो कानून है ना वहाँ पे, कानून हर इंसान के लिए उतना ही है जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए है। वहाँ पर बाकायदा उससे जुर्माने आई थी, वो उसकी सुनी गई। बड़ी बात है यार। मतलब ऐसा भी देखिए, बाहर कंट्रीज छोटी-छोटी बातों को लेके वो एक कानून बनाते हैं, यहाँ पे अमल होता है चाहे, और बड़ी-बड़ी कंपनी उस पे जुर्माने लगा दी। अगर आपका 1 रुपया भी किसी कंपनी ने खाया है, आप उससे क्लेम करेंगे आप मुझे 1 लाख रुपए दो, और उस पे केस करें, और अगर आप केस जीत गए तो आप जीत जाएँगे 1 लाख रुपए। करोड़ों, जितना आपने जुर्माना लगाया कि यार इतने लाखों करोड़। एक एक जगह पे पता नहीं कोई चंद पैसे का मसला था, तो वहाँ पर भी केस हुआ, तो चंद पैसे, ₹2, $2, $1, फिर बाकायदा वो कई लोगों को वापस किए गए पैसे, लाखों लोगों को कंपनी ने वापस किए। तो कानून कानून होता है, कानून। लेकिन कराची में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग पैसे खा लेते हैं। कहें करा 50-50 हजार रुपए लोग खा के बैठे हुए, मेरे कौन सा निकलवाऊं। आप अगर कराची के पास बैठे हैं, कराची के पास एयरपोर्ट पे रहें, तो आप क्लेम करेंगे मुझे आवाज़ें आती है। तो वो बोलेंगे अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलती बनो यहाँ से। टमाटे तो नहीं मारे, ऐसे कैसे मारेंगे? टमाटे तो मार भी सकते। क्यों मारेंगे? क्या बोल रहे, पागल तो नहीं हो? क्या? वैसी बात तो ये है कि कराची में तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मुझे आवाज आती है, और उसको मालूम है कि यहाँ पर तो
सुबह इंडिया में ऐसा कानून है, जानना चाहूंगा मैं, नहीं जानना चाहूँ। नहीं, लेकिन वो यहाँ पर तो ऐसा है ना कि यार वो 3 डब्बे वाले आते हैं, 3 डब्बा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वैसे हर चीज का कानून है। आपकी तरफ आते होंगे ना, तो बस मैं आपकी मम्मा को बोलूंगी कि आप 3 डब्बे में दे दे। 3 तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या खेला फिर 3 डब्बे वाले, लोहे वाले